अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और खुश होंगे। इससे पहले कि मैं आज की खौफनाक कहानी शुरू करूँ, आपसे हमेशा की तरह मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए अगर आपको कहानी अच्छी लगी, और अगर अच्छी नहीं लगी तो भी ज़रूर बताया कीजिए कि मेरी कहानी क्यों अच्छी नहीं लगी और आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी के वाक़यात बताने के बारे में आगाह किया है। बहुत जल्द मैं एक ईमेल एड्रेस अपनी स्क्रीन पर चलाऊंगी जिस पर आप मुझे ईमेल करके अपने साथ हुए इस तरह के वाक़यात या अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जो भी कोई खौफनाक वाक़या हुआ है वो शेयर कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। आज कर्फ्यू लगने का दूसरा दिन था और पूरा शहर अजीब सी वीरानी का मंजर पेश कर रहा था। रोज की मजदूरी करने वाले बेहद परेशान थे और शहर में होने वाले फसादात किसी तरह से खत्म ही नहीं हो पा रहे थे। कुछ दूर अंदेश लोगों ने जरूरी खुराक का जखीरा कर लिया था। इस तरह उनका गुजारा हो रहा था और सोने पर सुहागा। महंगाई के तूफान के आगे मुतवस्सित तबका बुरी तरह से मुतासिर हो रहा था, मगर महंगाई और बेरोजगारी का तूफान किसी तौर खत्म नहीं हो रहा था, बल्कि हर आने वाला नया दिन लोगों को नाकों तले चने चबवा रहा था। ऐसे में और उन हालात में बेचारा शहाब क्या करता और कहाँ जाता। वो एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में सिर्फ 10,000 रुपए माहवार पर काम कर रहा था। 10,000 में 2 बच्चों और बीवी के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल था। कोई ऐसा दिन या रात नहीं थी कि उसे और बीवी बच्चों को पेट भर रोटी मिलती। बहरहाल पेट की आग बिल्कुल बुझती नहीं थी और वक्त आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। काफी गौर व हौस के बाद आखिरकार शहाब ने अपने जहन से एक ऐसा रास्ता निकाल लिया था जहां रोज रात को वो और उसके बच्चे मजेदार खानों से लुत्फानंदोज हो सकते थे और लोगों को एहसास तक नहीं होता था कि उनके दरमियान कुछ बिन बुलाए मेहमान भी मौजूद हैं। उजले रंगों वाले शहाब की बीवी बच्चे वाकई उन लोगों में मिक्स हो जाते थे और खूब मजे ले लेकर पुरलुत्फ खानों से दिल बहलाते थे। हुआ कुछ यूं था कि एक रात शहाब को नींद नहीं आ रही थी और वो यूं ही टहलने के लिए घर से बाहर आ गया। मुंतशिर सोचों ने शहाब की नींदें उड़ा दी थी और वो महज अपनी टेंशन को रिलीज करने के लिए घर से बाहर आया था। हमेशा की तरह आज भी उसकी बीवी बच्चों ने हरी मिर्च और नमक के साथ सूखी रोटियां खाई थी, कभी दलिया, कभी नमक और कभी कबाड़ दाल। इसके साथ उनका लंच और डिनर होता था। किराए का मकान, बच्चों की पढ़ाई, बीमारी, इन तमाम तूफानों का सामना करने के लिए इसी तरह से गुजारा किया जाता था जिस तरह से शहाब और उसकी बीवी बच्चे कर रहे थे। मगर बच्चे बाज़ औक़ात तकरार पर आमादा हो जाते थे और अपनी माँ को अक्सर इस बात का ताना दिया करते थे कि आपने ऐसे गरीब आदमी से शादी ही क्यों की। मगर बच्चों को इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी माँ बानो और उनका बाप शहाब किसी तरह से शादी के इस बंधन में बंधे थे। शहाब के वालिद जमाल अहमद शहर के रईस आदमी थे और उनका कारोबार कई शहरों में फैला हुआ था। जमाल अहमद के 3 बेटे थे और तीनों एक नंबर के अय्याश थे। अक्सर देखा गया है कि बड़े घरानों के बच्चे बेतकल्लुफी के बिना पर आपस में बड़े छोटे के तकद्दुस को भी भूल जाते हैं और आपस में एक दूसरे की इज्जत भी नहीं करते, और यही कुछ इन तीनों भाइयों के साथ भी था। तीनों में यह कदर मुश्तरक थी, इसीलिए तीनों भाइयों में बड़ा प्यार था। तीनों भाई रोजाना अपनी शाम को रंगीन बनाने के लिए मुख्तलिफ कोठों पर जाते और कभी कभार सप्लायर से अपने घर पर भी लड़की मंगवा लिया करते। रात की तारीकी में एक रात ऐसा हुआ कि उस रात बड़ी तेज बारिश हो रही थी। पूरा शहर जल थल हो गया। ऐसे में तीनों भाइयों ने सोचा कि आज की रात घर पर ही जश्न मनाया जाए। ऐसे हालात में घर से निकलना सही नहीं होगा। शहाब ने फौरन ही मोबाइल पर मतलूबा नंबर मिलाया और उससे एक लड़की भेजने के लिए कहा। शहाब साहब, ऐसी तूफानी रात में ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। सिर्फ एक ही लड़की दस्तयाब हो सकती है। चीज बड़ी गजब की है। रकम मेरी मर्जी की होगी। हाँ हाँ, तो ले आओ। हम भी कोई मामूली लोग नहीं, खानदानी पैसे वाले हैं, शहाब ने कहा। बहरहाल लड़की आ गई और शहाब ने चेक पर दस्तखत करके कुमैल को थमा दिया। कुमैल लड़की को छोड़कर और अपनी पेमेंट लेकर जा चुका था। अब शहाब, वक़ार और सबसे बड़ा भाई फिरोज मुंतजिर थे कि रात को रंगीन बनाए।
शहाब ने जब गौर से लड़की को देखा तो उसको अपनी सोच पर बड़ी हैरत हुई। उसने लड़की की आंखों से बहने वाले आंसुओं को देख लिया था और अचानक उसका दिल हमदर्दी से भर गया। शहाब को लड़की से दिली हमदर्दी हो चुकी थी। उसकी जबान चुप और लब हौले हौले लरस रहे थे। शहाब ने फैसला कर लिया था कि उसकी अस्मत को यूं नीलाम नहीं होने देगा। हाँ भाई, क्या सोच रहे हो? जो करना है जल्दी करो, हम भी तो खड़े हैं राहों में। आज की दावत में तो मजा आ जाएगा। फिरोज ने शहाब को मुखातिब करते हुए कहा। हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शहाब ने लड़की को अपनी पुश्त की तरफ कर लिया और दोनों भाइयों को खूंखार नजरों से घूरने लगा। अरे क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? इससे पहले तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने जो भी दावत उड़ाई है तीनों ने एक साथ खाई है। अब तुम्हें क्या हो गया है? फिरोज ने शहाब को समझाते हुए कहा। बस तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं आज ही अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ अपने अल्लाह से, और तुम्हें भी कहता हूँ कि तुम भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। वाह भाई वाह, ये तो एकदम मौलवी बन गया। अबे, सबसे ज्यादा हिस्सा हम दोनों ने मिलाया है, पर तू इस मलाई को अकेला ही हड़प करेगा? वकार ने शहाब को धक्का देते हुए कहा। शहाब को वकार की इस हरकत ने सीख पा कर दिया। वो काबू से बाहर हो गया और जुनून की इस कैफियत में भाइयों पर टूट पड़ा। उसकी इस धींगा मुश्ती ने पूरे घर को बेदार कर दिया और अचानक ही सेठ जमाल अहमद और उनकी बेगम रसिया ऊपर कमरे में आए और कमरे की सूरत हाल देखकर हैरान रह गए। बाबा देखिए, अपने लाडले के करतूत। ये इस बाजारी लड़की को रात की तारीकी में घर ले आया ताकि इसके साथ। बस अचानक ही हमारी आंख खुल गई तो हमने जब इसके साथ इस लड़की को देखा तो पूछा ये गुस्से में आ गया और उल्टा हमें ही मारने लगा। बेशरम। पापा, ये आपकी दौलत इस तरह से अय्याशियों पर खर्च कर रहा है। मैं आपको इस बात का सबूत भी दे सकता हूँ। और ये कहते हुए फिरोज अपने कमरे में गया और चेक बुक लाकर अपने बाप को दिखाने लगा। हर चेक पर शहाब के ही दस्तखत थे। ये देखते ही शहाब के तो होश उड़ गए। उसके तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि उनके दोनों भाई उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और हर चेक पर उसी के दस्तखत कराते थे। और वो शराब के नशे में ये बात फरामोश कर जाता था कि बाबा के अकाउंट से ये रकम मुझसे ही क्यों निकलवाते हैं। उनका भी तो जॉइंट अकाउंट है। मगर अब जाल पूरी तरह से तैयार था और शहाब मुकम्मल तौर पर इस जाल में जकड़ा जा चुका था। शहाब, ये तमाम सबूत ही बहुत हैं तुम्हें मुजरिम साबित करने के लिए। लिहाजा अभी और इसी वक्त तुम इस घर से निकल जाओ और इस लड़की को भी अपने साथ लेकर दफा हो जाओ। तुम जैसे बेशरम और बेगैरत बेटे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और एक बात याद रखना, तुम भूख से मर भी रहे हो तो कभी मुझे याद मत करना और ना इस घर का रुख करना। तुम मेरे लिए मर गए और मरने वाले कभी लौट कर नहीं आते। सेठ जमाल अहमद अपना फैसला सादिर कर चुके थे और शहाब अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह सका था। हर गुनाह पर वो ये बात ज़रूर सोचता था कि वो आइंदा तौबा कर लेगा, और आज शहाब ने दिल से अपने गुनाहों की तौबा कर ली थी। वो खामोशी के साथ उस लड़की का हाथ थामे मूसलाधार बारिश में घर से बाहर निकल गया और अपने एक दोस्त के पास बना ली। दूसरे से वो लड़की उसके निकाह में आ चुकी थी जिसका नाम गुलबानो था। शहाब चहलकदमी करते हुए अपने इलाके से खासा दूर निकल गया। मौसम सरमा का आगाज हो चुका था और फिजा में खासी खुनकी बढ़ गई थी। चेहरे और बदन पर ठंड का एहसास बढ़ रहा था। शहाब ने सिगरेट का बुझा हुआ आधा टुकड़ा अपनी जेब से निकाला और माचिस से सिगरेट सुलगाया। एक लंबा कश लेकर उसने बहुत ही सुकून महसूस किया। रेलवे लाइन क्रॉस करके वो दूसरे इलाके में दाखिल हो चुका था जो रिहायशी कम और कमर्शियल ज्यादा था। दाएं जाने मुड़ने वाली सड़क खासी कुशादा थी और बाएं जाने बहुत से शादी हॉल बने हुए थे। हवा के दोष पर लजीज खानों की खुशबू शहाब की नाक से टकराई। इतना पैदल चलने के बाद पतली दाल और एक रोटी कब की हजम हो चुकी थी और हवा में फैली खाने की खुशबू ने उसकी भूख बढ़ा दी थी। शहाब को शदीद ख्वाहिश हुई कि काश वो भी इन मेहमानों में शामिल हो जाए और ऐसे ही अनवा अक़साम के खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। मगर फितरी शर्म बार बार गालिब आ रही थी। फिर अचानक उसने फैसला कर ही लिया कि वो बिन बुलाए मेहमान बन जाएगा, और इसी सोच ने उसके हौसले को मज़ीद तक़वियत बख्शी। और फिर उसने एक गाड़ी के साइड मिरर में अपने बाल दुरुस्त किए, कमीज़ का गिरेबान ठीक किया और एक अचटती हुई निगाह सिक्योरिटी गार्ड पर डालते हुए वो शादी हॉल में दाखिल हो गया। बहुत सारे लोगों के दरमियान उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, मगर वो फितरी तौर पर खुद एतमादी से भरपूर शख्सियत का मालिक था। लिहाजा वो और दीगर लोगों में घुल मिल गया। एक लम्हे के लिए तो शहाब की आंखें नम हो गईं कि वो खाने जिन्हें वो कभी अहमियत नहीं दिया करता था, आज उन्हीं के लजीज और महंगे खानों के लिए वो
बिन बुलाए मेहमान बनकर चुपके से इन लोगों के दरमियान आकर बैठ गया है। शहाब की शख्सियत को गुर्बत ने किस हद तक मुतासिर कर दिया था, मगर फिर भी चेहरे मुहरे से वो काफी खूबसूरत लगता था। खाना रेडी था और चंद ही मिनटों बाद खाना खोल दिया गया और कई तरह के नमकीन और स्वीट डिशेस मौजूद थी। उसने खूब सेर होकर खाना खाया और बड़े फखरी अंदाज में सीना फुलाते हुए वो शादी हॉल से बाहर आ गया। वो रास्ते भर यही सोचता रहा कि काश उसके साथ उसके बीवी बच्चे भी होते तो कितना मजा आता, मगर अब उसने एक रास्ता ढूंढ निकाला था। जरूरत बस अच्छे कपड़ों की थी और अच्छे कपड़े लंडा बाजार से भी मिल सकते थे। लिहाजा उसने मिलने वाली तनख्वाह से कुछ रुपए चंद कपड़ों की खरीदारी के लिए रख लिए, क्योंकि अब उसके साथ उसकी बीवी बच्चे हर रोज रात में पुरलुत्फ खानों से लुत्फानंदोज होने लगे थे। शहाब की अच्छी खासी बचत होने लगी थी, क्योंकि असल खर्चा ही खाने का था। उसकी हिदायत के मुताबिक बीवी बच्चे इस हद तक खाना खा लिया करते थे कि वो नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने तक आराम से गुजारा करते थे और रात में उन सब की भूख उरूज पर होती थी। बाज़ औक़ात कुछ खाना मौका देखकर चोरी भी कर लिया जाता, जो बवक्त ज़रूरत काम आ जाता था। कर्फ्यू दूसरे दिन से निकलकर तीसरे दिन में शामिल होने जा रहा था और शहाब समेत बीवी बच्चों का भूख के मारे बुरा हाल था। उसके जहन में कोई ऐसी तरकीब नहीं आ रही थी कि वो किस तरह से इन बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करे। गुलबानो सब्र और ज़ब्त की ऐसी तस्वीर बनी बैठी कि बाज़ औक़ात तो शहाब को गुलबानो पर बहुत गुस्सा आता कि वो रवायती औरतों की तरह उससे झगड़ा क्यों नहीं करती, उससे ज़बान दराज़ी क्यों नहीं करती, बच्चों को उसके खिलाफ क्यों नहीं भड़काती, जैसा कि अक्सर औरतें करती हैं। बल्कि वो तो अपने बच्चों को समझाती थी कि कभी भी अपने बाप से बदतमीज़ी मत करना। शहाब अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर करता था कि उसे ऐसी बीवी मिली, और वो भी बिल्कुल हादसाती तौर पर। तीसरे दिन कर्फ्यू में 4 घंटे की नरमी का ऐलान कर दिया गया। तमाम दुकानें खुल चुकी थीं और लोग सौदा इस तरह से खरीद रहे थे जैसे मुफ्त सामान तकसीम हो रहा हो। मगर शहाब के पास पैसे नहीं थे, वो कोई सामान नहीं खरीद सकता था। अचानक उसे अपने पापा का ख्याल आया, मगर उसके साथ ही उनका वो जुमला कि मर भी रहे हो तो इस घर में कदम नहीं रखना। इस जुमले की याद आते ही शहाब के कदम रुक गए। उसने अपने दोस्तों की फहरिस्त पर निगाह डाली तो उसे चंद दोस्त ऐसे याद आए जिन्होंने उसके कड़े वक्त में मदद की थी। लिहाजा वो फौरन ही उन दोस्तों की तरफ निकल गया। 4 दोस्तों में से सिर्फ एक दोस्त जफ़र ने उसकी थोड़ी बहुत मदद की तो उसने फौरन ही आटा, आलू और चंद ज़रूरी सामान खरीद लिया। बच्चों का पेट भरने का इंतज़ाम हो गया तो उसने फौरन ही घर की तरफ दौड़ लगा दी, क्योंकि कर्फ्यू का वक्फा ख़त्म होने में 1 घंटा रह गया था। शहर के हालात अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे थे। जिंदगी रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ रही थी, मगर शहाब के घर में फिर फाकों का डेरा जमने लगा। शहाब रोज शाम को उन शादी हॉलों का चक्कर लगाता, मगर लगता था कि शहर के हालात की वजह से शादी हॉल भी सुनसान हो चुके हैं। अभी तनख्वाह मिलने में पूरे 4 दिन बाकी थे और लोगों का कर्जा भी काफ़ी चढ़ गया था। घर का किराया और लोगों का कर्जा उतारने में उसकी तनख्वाह पूरी हो जाती। वो खासा परेशान था और हमेशा की तरह आज भी घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, और वो और उसके बच्चे रात का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद आज की रात कोई शादी हॉल खुला हुआ मिल जाए ताकि वो लोग खाना खा सकें। रात 10:30 बजे के करीब शहाब और बीवी बच्चे घर से निकले। साफ सुथरे लिबास में, नफ्सा नफसी के इस दौर में मोहल्ले वालों को भी इस बात की खोज नहीं होती थी कि जिस घर में इतने फाके पड़ते हैं वो रोज़ाना रात को कहाँ जाते हैं। महंगाई ने हर अच्छी बुरी सोच को ख़त्म कर दिया था और बस यही फिक्र दामनगीर होती थी कि किस तरह 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए। मौसम ने अचानक ही अपना रंग बदल लिया और आसमान पर आने वाले काले बादलों ने इस रात को मज़ीद स्याह कर दिया। आसमान से मोटी मोटी बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी। शहाब का 10 साला बेटा सरफराज कुछ सहम सा गया। अब्बू, वापस घर चलते हैं, इस तरह तो हम बारिश में भीग जाएंगे। बस बेटा, शादी हॉल कुछ ही दूर रह गया, बस हम लोग चंद मिनटों में वहां पहुंच जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। बल्कि तुम तो अपने बहन भाइयों से बड़े हो, तो हौसला रखो। अगर वापस घर जाते हो तो वहां भूख हमारा इंतजार कर रही होगी, यहाँ कुछ मिलने की उम्मीद तो है। ये कहते ही शहाब ने तेज तेज कदमों से शादी हॉल की तरफ बढ़ना शुरू किया। आसमान से मूसलाधार बारिश बरसनी शुरू हो गई थी और इसी अवस्था में पूरा एरिया बिजली से महरूम हो गया। सुनसान और अंधेरी की वजह से शहाब कुछ डर सा गया, मगर मजबूरी के आगे आदमी मौत से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। शादी हॉल करीब आने शुरू हो गए थे, मगर तमाम शादी हॉल्स में गहरा सन्नाटा था। अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि
ایک شادی ہال جو کہ خاصا بڑا تھا روشنیوں میں نہا گیا۔ اس بات سے شہاب بہت خوش ہو گیا، لیکن کچھ خوف زدہ بھی کہ ابھی چند لمحے پہلے تو یہاں بے حد اندھیرا تھا، اچانک اتنی روشنی اور آسمان سے برسنے والی موسلادھار بارش بھی تھم چکی تھی۔ شہاب، اس کی بیوی اور بچے حیرت کی تصویر بنے شادی ہال کے سامنے کھڑے تھے، اور اندر سے خوب شور شرابہ اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ مزیدار کھانوں کی خوشبو پوری فضا میں مہکی ہوئی تھی۔ شہاب نے ہمت پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی اس کی بیوی بچے بھی شادی ہال کے گیٹ کے عین سامنے پہنچ گئے۔ گیٹ پر کوئی چوکیدار بھی موجود نہیں تھا۔ شہاب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ڈرتے ڈرتے اندر ہال میں داخل ہو گیا۔ اس کے ہال میں داخل ہوتے ہی ایک دم خاموشی طاری ہو گئی۔ ہال میں موجود لوگ بڑے ہی عجیب و غریب لباس میں ملبوس تھے، اور تمام لوگوں کی شکلیں آپس میں بہت ملتی جلتی تھیں۔ تمام مرد و زن شوخ رنگ کے لباس سے بتن کیے ہوئے تھے، اور ان سب کی آنکھوں کی بھویں بہت گہری تھی۔ سب کی نظریں شراز کی فیملی پر مرکوز تھی۔ ٹیبلز پر کھانے کی ڈشیں سجی ہوئی تھیں۔ لال رنگ کا ایک سیال سا شربت بڑے بڑے جگوں میں بھرا ہوا تھا۔ تحت نگاہ تیز روشنی تھی۔ شہاب انتہائی سہمے ہوئے انداز میں ایک میز کے گرد کرسی پر براجمان ہو گیا۔ اس کی فیملی بھی باقی خالی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی ایک عورت جگ میں بھرا وہ شربت لے کر ان کے پاس پہنچی اور گلاسوں میں شربت انڈیلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں لال شربت جیسی ہی لالی تھی۔ شہاب اس کی طرف زیادہ دیر دیکھ نہیں سکا تھا۔ شربت پیو، بڑا مزیدار ہے۔ اس عورت کی غیر مرئی آواز نے شہاب اور اس کی بیوی گلبانو کو شدید خوف میں مبتلا کر دیا۔ شہاب کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور وہی حال اس کی بیوی کا بھی تھا۔ آج شہاب کو اس بات کا پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ کیوں مفت کا کھانا کھانے کے لیے گھر سے نکلا، مگر کیا کرتا، وہ بہت مجبور تھا، اور مجبوری تو انسان سے بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا جو اس سے سرزد ہو گیا ہو۔ خوشبودار شربت کے پیتے ہی شہاب کی روح تک سیراب ہو چکی تھی۔ اتنا ذائقہ دار اور اتنا لذیذ شربت تو اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں پیا تھا۔ اس شربت کے پیتے ہی اس کی فیملی کو ایسا لگا جیسے انہیں زندگی میں کبھی بھوک لگتی ہی نہیں۔ اس شربت کو پیتے ہی ان تمام لوگوں کا خوف ان کے دل سے بالکل زائل ہو گیا، اور لاشعوری طور پر شعوری کیفیت میں آ چکے تھے۔ سب کچھ نارمل ہو گیا تھا، بظاہر ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا، مگر اب بھی تمام نظریں شہاب کا تعاقب کرتی نظر آ رہی تھی۔ بڑی بڑی میزوں پر سجے برتن جن میں سے لذیذ کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی، شہاب کو پاگل کیے دے رہی تھی۔ وہ ان تمام باتوں پر غور کر رہا تھا کہ کس طرح اندھیرے میں ڈوبا شادی ہال اچانک برقی روشنی سے منور ہو گیا، اور کیسے موسلا دھار بارش ٹل گئی، اور آسمان پر چمکتی بجلیاں جو ماحول کو مزید دہشت ناک بنا رہی تھی کس طرح ختم ہو گئی، اور یہ تمام اسرار اس پر ظاہر ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ماحول میں ہلچل ہونی شروع ہو گئی، اور لوگوں کی توجہ ان کی طرف سے ہٹنے لگی۔ رفتہ رفتہ تمام لوگ دوبارہ سے آپس میں گفتگو کرنے لگے، مگر یہ گفتگو شہاب اور اس کی بیوی بچے سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ کوئی عجیب سی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں بچے بھی شامل تھے جو آپس میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ شہاب کے بچے بھی بڑی حیرت سے ان بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ شہاب کے بچوں پر کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے۔ شہاب بما فیملی ایک کونے میں جم کر بیٹھ گیا، اور اسے اب اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ لوگ انسان تو ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی سرگرمیاں بالکل ہی مختلف تھیں۔ شادی ہال کے مرکزی دروازے سے نہ کوئی اندر آ رہا تھا، نہ ہی کوئی باہر جا رہا تھا۔ دولہا دلہن کا اسٹیج سجا ہوا تھا، مگر اس اسٹیج پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی شہاب یہ تمام باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے فضا میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کی روشنی میں شہاب کی آنکھیں چندیا سی گئیں، اور انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اسٹیج پر دولہا اور دلہن سجے سنورے بیٹھے تھے۔ گلبانو بھی حیران نظروں سے اسٹیج کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اور بچے بھی عجیب کشمکش میں گرفتار تھے۔ ایک شور سا مچا اور تمام لوگ دولہا دلہن کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بیٹا، ہم لوگ مسلمان جنات ہیں، تمہیں شادی میں آنا مبارک ہو، شہاب کے شانے پر کسی بزرگ نے بڑی نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شہاب نے چونک کر اوپر نظر اٹھائی تو اسے ان بزرگ ہستی سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ شاید اسی شربت کی بدولت تھا۔
جو انہیں کچھ دیر پہلے دیا گیا تھا۔ اس طرح ان انسانوں کا تمام خوف ختم ہو جائے گا۔ مجھے تمہارے حالات کا علم ہے۔ تم نے جس طرح گناہوں سے توبہ کی اور ایک معصوم لڑکی کی عصمت کو تار تار ہونے سے بچایا، اور اس کی پاداش میں تم نے انتہائی مشکل زندگی گزاری، غربت کے ہاتھوں پریشان ہوئے، مگر تم نے اپنی انا کو زندہ رکھا، اپنے نفس کو تم نے قابو میں رکھا، اور ایک عدد حلال بیوی تمہارے حصے میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 خوبصورت بچوں سے نوازا۔ تمہاری ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے ہے، تمہارا ماضی، مستقبل اور حال۔ مستقبل تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن تمہیں ایک بات بتا دوں، تمہاری اس وقت کی توبہ جو تم نے سچے دل سے کی تھی وہ قبول ہو گئی ہے۔ اس باری تعالیٰ کے دربار میں جس کے قابو میں تمام جن و انس ہیں، ایک دن انشاءاللہ تمہارے حالات بدلیں گے۔ بس صبر کی ضرورت ہے۔ آؤ ہمارے ساتھ کھانا تناول کرو۔ آج میری بیٹی کی شادی ہے اور اسی خوشی میں ہم نے تمہیں بھی یاد کر لیا، مگر آئندہ سے تم کبھی بھی ان شادی ہالوں کا رخ نہیں کرنا۔ اللہ تمہیں خوشحال کرے، یہ میری دعا ہے تمہارے لیے۔ آؤ کھانا کھا لو۔ شہاب نے ان بزرگ کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ اس کے حلق سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے، اس کی آواز حلق میں کہیں اٹک کر رہ گئی تھی، مگر آنکھوں سے آنسوں کی برسات شروع ہو گئی تھی۔ اس نے گلبانوں اور بچوں کو اشارہ کیا اور وہ کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئے۔ شہاب، گلبانوں اور بچے کھانا کھا رہے تھے، مگر انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ آئندہ سے اس طرح شادی ہال کا رخ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں عزت سے اپنے گھر میں ہی کھانا دے گا۔ کھانے سے فارغ ہو گئے تو اچانک روشنی کا ایک جھماکہ ہوا، جس سے ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور پھر انہیں محسوس ہوا کہ وہ باہر سڑک پر کھڑے ہیں۔ پوری سڑک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور وہ ہال جہاں کچھ دیر پہلے روشنیاں جگمگا رہی تھیں، اب وہاں اندھیروں کا راج تھا۔ اب شہاب اور اس کی بیوی بچوں کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ گہری خاموشی ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ راستے میں کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ سب بہت ہی عجیب و غریب تجربے سے گزر کر آ رہے تھے۔ ان کی اپنی عقل خود اس بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ کیا واقعی میں ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ جنات کے درمیان دعوت کھا کر آ رہے ہیں۔ شہاب کے ذہن میں بس ایک بات چپک کر رہ گئی تھی کہ جو ان بزرگ نے کہا تھا، آئندہ سے ہمیں اس طرح کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ تو کیا میرے حالات سدھرنے والے ہیں؟ مگر کس طرح؟ شہاب کو اسی سوچ میں الجھتے الجھتے گہری نیند آ گئی، اور اس کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب کوئی ان کا دروازہ زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ شہاب نے فوراً دروازے کی طرف دوڑ لگائی، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے والد سیٹھ جمال کو اپنے دروازے پر کھڑا پایا۔ شہاب کو دیکھتے ہی جمال احمد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت ظلم کیا، اور اس رات کی سچائی جو میری آنکھوں کے سامنے تھی اسے دیکھتے ہوئے میں نے تمہارے لیے ایسی سزا تجویز کی، لیکن اب ساری باتیں میرے علم میں آ چکی ہیں۔ گو کہ تم نے سالوں پریشانی اور تکلیفوں میں دن گزارے ہیں، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے دونوں بھائی نشے اور خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر چکے ہیں۔ مجھے تمہاری تلاش تھی۔ کل ہی ایک بزرگ میرے آفس میں آئے تھے اور تمہارے گھر کا مکمل پتہ مجھے دے کر گئے ہیں، اسی لیے میں صبح ہی صبح تمہارے پاس پہنچ گیا ہوں۔ تمہاری ماں بھی بہت بیمار ہے اور تمہیں بہت ہی زیادہ یاد کرتی ہے۔ تمہاری بیوی بچے کہاں ہیں؟ انہیں ساتھ لو اور اپنے اصل گھر چلو۔ شہاب دل میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے؟ ایک ہی رات میں سب کچھ بدل گیا، بلکہ میری قسمت بھی بدل گئی۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگا ہوا تھا اور اسے ایک طمانیت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا مفت کا کھانا کھانا اور شادی ہالز میں جانا، پھر بزرگ جن کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنا، اور والد کے آفس میں کسی بزرگ کا جانا، یہ سب کچھ اچانک ہی ہو گیا تھا۔ شہاب کی نظریں ایک جگہ جم سی گئی تھی، کیونکہ رات والے وہی بزرگ ایک کونے میں کھڑے تھے اور مسکرا کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ اب شہاب کی سمجھ میں ساری بات آ چکی تھی۔ اس کو اس بات کا پکا اور پختہ یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اگر کوئی گناہ گار شخص سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں اور اس پر اپنے رحم و کرم کی بارش کر دیتے ہیں۔ شہاب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے ان بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے اصلی گھر یعنی کہ اپنے والد کے ساتھ واپس چلا گیا۔